हेलो नमस्कार दोस्तों। हरियाणा के चुनाव आज समाप्त हुए और एग्जिट पोल आए। इन एग्जिट पोल में एक बात स्पष्ट हुई कि कांग्रेस की यहां पर सरकार बन रही है और वो भी अच्छे खासे मेजोरिटी के साथ बन रही है। वहीं पर जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल में हंग असेंबली बनते दिखाई दे रही है। वैली के क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जोर लग रहा है और जम्मू डिवीजन में बीजेपी का जोर हमको समझ में आ रहा है। पहले भी इस चीज को लेकर एक स्पष्टता जो है वो रही है कि वैली में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट शेयर ज्यादा हैं, वहीं पर जम्मू में बीजेपी के वोट शेयर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं वहां पर क्या होता है, इसके बारे में सेपरेट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अभी की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हरियाणा चुनाव की और यहां पर समझेंगे कि आखिर क्या प्रमुख कारण रहे बीजेपी के हारने के। कई बार क्या होता है कि चुनाव में हम किसी पार्टी को जिताते नहीं है, जबकि किसी पार्टी को हराने का पूरा प्रयास करते हैं। और इस बार हरियाणा के चुनाव में यह बात दिखी कि बीजेपी को हराने की मंशा लगभग पूरे हरियाणा में एक रूप में दिखाई दे रही थी। एक दौर में तो लगा कि कांग्रेस के साथ जो एज है वह एज कहीं वह छोड़ तो नहीं रहे हैं आपसी कलह की वजह से, और बीजेपी कहीं वापस से फाइट भी तो नहीं आ रही। पर फिर कुछ दिनों में इस बात को कांग्रेस ने समझा और अपने इस अति आत्मविश्वास को नियंत्रित किया, वापस से वो फाइट में अच्छे से आगे निकल गए। चर्चा करना है पूरा आज के वीडियो में कि आखिर ऐसा हुआ क्या, और बात करेंगे कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस कितनी सीटें यहां पर प्राप्त कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। हम लोग देखें तो लगभग सभी बड़े चैनल्स ने अपने अपने एग्जिट पोल निकाले और इन एग्जिट पोल के नतीजे कमोबेश एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं और कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है, जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जहां पर बीजेपी को लगभग सभी कह रहे थे कि 350 प्लस तो आएगी ही आएगी। बीजेपी जो है 240 के आसपास ठहर गई। कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर नतीजे स्पष्ट हैं कि हरियाणा में बीजेपी को लगभग 26 से 30 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और वहीं पर कांग्रेस को 50 से 56 सीटें दिखाई दे रही हैं। बाकी जो सीटें बची वो अन्य पार्टियों के पास जाने वाली हैं। अगर हम ओवरऑल देखें, सभी एग्जिट पोल को देख के उनका एवरेज निकाले तो एक बात स्पष्ट हो रही है कि बीजेपी के पास लगभग 26 सीटें हैं जो इस बार उनको मिलने वाली हैं, कांग्रेस को 57 सीटें मिलने वाली हैं और वहीं पर अन्य को 7 सीटें जो हैं वो मिलने वाली हैं। ऐसा हुआ क्या, क्या कारण था बीजेपी के यहां पर इतनी बुरी तरह हारने का, इस पर ही हम लोग को यहां पर चर्चा करनी है। तो पहला जो यहां पर मुद्दा है वह जान लेते हैं कि बीजेपी ने चुनाव खत्म होने से पहले ही हार यहां पर मान ली थी। आप नोटिस करेंगे कि बीजेपी के दो बड़े नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह यह चुनाव को अंतिम समय तक लड़ते हैं, लेकिन अगर आप हरियाणा चुनाव को देखेंगे तो 5 तारीख को वोटिंग थी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगभग चुनाव से गायब हो चुके थे। तो यह बात जनता के बीच में चली गई कि बीजेपी ने कदम पहले ही पीछे खींच लिए हैं और इन चुनाव में उनकी स्थिति अच्छी है नहीं। देखिए, अगर आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को देखेंगे तो यह लोग चुनाव को अंतिम समय तक लड़े, जबकि बीजेपी 2 दिन पहले ही फाइट से बाहर हो चुकी थी। तो इस तरीके से जनता के बीच में एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि इस बार बीजेपी यहां पर लौटकर आने वाली नहीं है। और जब पार्टी के अंदर स्वयं ही आत्मविश्वास की कमी हो चुकी हो तो फिर वह पार्टी चुनाव कैसे जीत सकती है। और जनता ने भी अपनी बातों से स्पष्ट कर दिया था कि बीजेपी इस बार यहां पर लौटकर नहीं आने वाली है। अगर हम बात करें यहां पर बीजेपी के हारने का जो दूसरा मुद्दा है वह है दलित चेहरे का अभाव। जिस तरीके से 2014 में जब नरेंद्र मोदी को भाजपा ने अपना पीएम कैंडिडेट बनाया और एक नई तरह की राजनीति बीजेपी ने शुरू करी और उन्होंने अति पिछड़ा और दलित का एक वोट बैंक बनाया और अति पिछड़ा और दलित ने बीजेपी को भर के 2014-2019 में वोट दिया। लेकिन 2024 में बीजेपी के साइड से एक नारा आया और यह नारा था अब की बार 400 पार, जिसको इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छे से लपका और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी 400 पार हो जाएगी तो देश में आजकल खत्म हो जाएगा। और यह मुद्दा दलित समाज के बीच में बहुत अच्छे से स्प्रेड हुआ। इसका घाटा बीजेपी को दिखाई दिया कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीट पर निपट गई। जो पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी वह पार्टी 240 में आकर सिमट गई। हरियाणा में भी बीजेपी के साथ यही होता दिखाई दे रहा है। 2014-2019 में यहां पर भी बीजेपी को दलित वोट बैंक ने अच्छा खासा अपना वोट दिया था। लेकिन अगर हम बात करें 2024 के चुनाव में तो यहां पर दलित जो हैं वो बीजेपी के साथ जाते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि
बीजेपी के पास हरियाणा में कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं है। जैसे कांग्रेस के पास कुमारी शैलजा है, बीजेपी के पास ऐसा कोई भी चेहरा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरीके से अशोक तंवर को अपने पार्टी में लेकर आ गई थी, लेकिन वोटिंग के जस्ट एक दिन पहले वह अचानक से कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और बीजेपी के हाथ से यह मौका भी चला जाता है। इस तरीके से बीजेपी के पास यहां पर कोई ऐसा दलित चेहरा नहीं है जो कि दलित समाज को आकर्षित कर सके कि वह बीजेपी को वोट दें। यहाँ पर प्रमुख बात है कि बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को जिस तरीके से यहाँ पर टैकल किया, वह भी बीजेपी की हार का एक प्रमुख कारण बन रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल लें रामविलास शर्मा का, ब्राह्मण वोट बैंक हरियाणा में लगभग 7% है। उसके बाद भी रामविलास शर्मा को टिकट नहीं दिया गया, वह निर्दलीय चुनाव में खड़े हुए और बीजेपी के कई सारे बड़े नेता उनके साथ उनके नामांकन में भी पहुंचे थे। इस वजह से भी बीजेपी के पास से ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो छिटक सकता है। राव इंद्रजीत को भी अहिरवाल क्षेत्र का प्रभार दिया गया था कि आप वहां पर हमारे लिए वोट जनरेट करें, तो शायद राव इंद्रजीत ने भी उस तरीके से यहां पर बीजेपी के लिए काम नहीं किया, जिस वजह से भी बीजेपी को इन क्षेत्र में घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें अनिल विज की, अंबाला कैंट और अंबाला के क्षेत्र में भी वह प्रचार करने के लिए बहुत मन से नहीं निकले, इस वजह से वहां पर भी उनको घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल को देखेंगे तो उन्होंने हरियाणा में काम कम किया है और यहां पर बड़े नेताओं को साइडलाइन करने का काम अधिक किया है। और बीजेपी ने जिस तरीके से अपने बड़े नेताओं के टिकट काटे, उसका प्रभाव यहां पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के बागियों ने बीजेपी की हालत खराब कर दी। अमित शाह ने कई सारे बागियों पर एक्शन भी लिया, पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जनता के बीच में यह जा चुका था कि बीजेपी अपने बड़े नेताओं की कद्र नहीं करती है। यहां तक कि कांग्रेस से भाजपा में आए हुए लोगों को टिकट दिया गया और अपने लोगों का टिकट काट दिया गया। आरएसएस से जुड़े हुए कई सारे नेताओं के टिकट भी यहां पर काट दिए गए, जिसकी वजह से यह स्पष्ट हो रहा है कि बागियों ने भाजपा का अच्छा खासा नुकसान किया है। अमित शाह के ये कहने के बाद भी कि आप कमल के निशान पर वोट दीजिए, उसके बाद भी लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं किया है यहां पर। तो बीजेपी जो है वह अपने वोट बैंक को इंटैक्ट ही रख पाई है, जबकि कांग्रेस अपना वोट बैंक लगभग 7% से अधिक बढ़ाती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। हरियाणा में एक और बात स्पष्ट हो रही है, वह है यहां पे शहरी सुविधाओं की जो स्थिति है। हरियाणा जो भारत के सबसे विकसित राज्यों में माना जाता है, लेकिन अगर आप यहां के शहरों में घूमेंगे तो शहरों की स्थिति बहुत जर्जर है। शहरों की मूलभूत सुविधाएं, जहां पर आप स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और सड़कों की बात करेंगे, इन सभी में हरियाणा की स्थिति बहुत खराब है। आप अगर गुड़गांव और फरीदाबाद, जो कि हरियाणा के लिए सबसे अधिक रेवेन्यू जनरेट करने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, यहां कंडीशन बहुत बुरी है। गुड़गांव के तो हालात ये हो जाते हैं कि अगर यहां पर बारिश होती है तो सड़कों पर नाव निकल आती है। सीवेज की सुविधा यहां पर नगण्य है। गर्मी के समय पर यहां पर बिजली को लेकर हाहाकार मचा रहता है। यही कमोबेश स्थिति आपको हिसार में, झज्जर में, रोहतक में और फरीदाबाद में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ के जो वोटर हैं वह काम करने गाजियाबाद और नोएडा भी जाते हैं। गाजियाबाद और नोएडा में पिछले 10 सालों में काफी चेंजेस जो है वो देखने को मिले हैं, और इस वजह से जब वो वोटर वहां से लौटकर गुड़गांव आते हैं, अपने घर रहने के लिए आते हैं, तो उनको पता चलता है कि उन शहरों के मुकाबले इन शहरों की सुविधाएं जो एकदम खराब हो चुकी हैं। घर के आगे कूड़े का अंबार लगा होता है, कूड़े दरिद्र यहाँ पर हटते नहीं हैं। ऐसे में इन शहरों को सफाई के मामले में देश के सबसे निचले पायदान में होना चाहिए, और गुड़गांव जैसे शहर तो अत्यधिक गंदे हो चुके हैं। यहाँ पर रहने की जगह तक नहीं है आपके लिए ढंग का, और महंगाई यहाँ पर चरम की हो जाती है। इस वजह से भी जो शहरी मतदाता है वह बीजेपी से अत्यंत खफा चल रहा है कि जहां पर एक तरफ बीजेपी की सरकार यूपी में चल रही है और वहां पर स्थिति काफी अच्छी हो चुकी है, वहीं पर हरियाणा को देखा जाए तो यहां की स्थिति बहुत बुरी है। लोगों के अंदर यह एक मुद्दा प्रमुखता से आया है कि जो मूलभूत सुविधाएं सरकार को हमको देनी चाहिए, वह सुविधाएं यहां पर सरकार हमें प्रोवाइड नहीं कर रही है, और इस वजह से भी शहरी मतदाता इस बार, जो कि बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, वह शहरी मतदाता भी बीजेपी से अपने आप को अलग कर चुका है। एक और जो यहां पर प्रमुख जो चीजें आपको दिखाई दे रही मुद्दा है, वह है कि जो सुरक्षा की दिक्कत यहां पर आ रही है।
जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है उसके बाद से वहां पर सुरक्षा जो है काफी अच्छी हुई है। अगर आप भारत में भी देखेंगे तो जिस तरह की वहां पर स्थिति एक दौर पे हुआ करती थी, भारत में सुरक्षा की जो रेटिंग आती थी, इन रेटिंग्स में उत्तर प्रदेश बहुत नीचे हुआ करता था, मतलब बहुत खराब स्थिति हुआ करती थी उत्तर प्रदेश की। आज के समय में वहां की स्थिति काफी सुधरी है, इन्होंने अपनी रैंकिंग काफी इंप्रूव करी है। वहीं पर हरियाणा में जो टोटल क्राइम है वो 17% से अधिक के रेट पर बढ़ चुके हैं। यहां तक कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध भी यहां पर 7 से 8% से अधिक बढ़ चुके हैं। तो मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने सुरक्षा को लेकर यहां पर बिल्कुल भी काम नहीं किया। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं इस समय हरियाणा में जहां पर रात में गुजरने पर आपको डर लगेगा, और इस वजह से भी जब सुरक्षा का अभाव होता है तो भी जनता सरकार से छिटकती है और सरकार के लिए उसके मन में गुस्सा जो है वह पैदा हो जाता है। यह हरियाणा में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 10 साल का रूल मतलब एंटी इनकम्बेंसी, ये तो होनी ही है। देखिए, अगर आप हरियाणा को देखेंगे तो यहां पर किसी भी सरकार ने पिछले 20 सालों में अपने आप को तीसरी बार रिपीट नहीं किया। 2004-2009 में यहां पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, तो 2014 में वह इलेक्शन हार गए थे। 2014-2019 में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई तो 24 में उनके हारने की पूरी संभावना है। देखिए, कुछ ही ऐसे नेता हुए हैं पूरे देश में जिन्होंने तीसरा, चौथा या पांचवा कार्यकाल भी प्राप्त किया है, जैसे ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, नरेंद्र मोदी, उसके अलावा शिवराज सिंह चौहान। यह कुछ ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अपने टर्म को रिपीट किया है तीसरी बार भी। लेकिन हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं था। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना ज्यादा यहां पर हावी था कि लोगों के मन में यह आ चुका था कि इस बार यहां पर सरकार बदलना है। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर, जो कि पिछले 9 सालों में कोई ढंग का काम नहीं कर पा रहे थे, बीजेपी ने उनको हटाने में बहुत देरी कर दी और नायब सिंह सैनी को यहां पर मुख्यमंत्री बनाया। सैनी समाज का वोट बीजेपी को गया, पर सैनी समाज जो है किसी एक लीडर के नाम पर वोट नहीं देता। ऐसे में यहां पर उस वोट बैंक का भी इनको प्रभाव बहुत दिखाई नहीं दिया है। तो बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भी बहुत खतरनाक तरीके से गई। दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ एक और चीज गई, वो थी छोटे प्लेयर्स का यहां पर अपना रोल अच्छे से प्ले ना कर पाना। बीजेपी को लग रहा था कि जो दो गठबंधन है, एक इनलो और बसपा का था और एक जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का था, इन दो गठबंधन के माध्यम से वोट कटेंगे और इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी यहां पर वोट काटेगी, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। क्योंकि अगर जाट वोट बटेगा, दलित वोट बटेगा, तो बीजेपी को इससे फायदा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऐसा कुछ यहां पर हुआ नहीं। अगर इनलो और बीएसपी की बात करें तो इनके पास भी वोट बैंक तो काफी थे, पर उनको वोट मिले नहीं। लोगों ने इनको वोट कटवा ही मान लिया, इनको वोट नहीं दिया। ऐसे में देश समाज का वोट नहीं बढ़ा। यही सेम चीज यहां पर हुआ जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से। यहां भी लगा कि जाट वोट और इसके अलावा दलित वोट जो है वो बटेंगे, पर ऐसा यहां पर नहीं हुआ। इन लोगों ने बीजेपी के लिए सपोर्ट पैदा नहीं करवा पाए, क्योंकि जो समाज था उसको यह पता था कि इस बार बीजेपी को हटाना है, इसलिए हमें एक मुश्त होकर एक ही तरफ वोट देना पड़ेगा। और इस वजह से आपको दिख भी रहा होगा कि अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे तो यहां पर अन्य के खाते में केवल 7 सीटें आती दिखाई दे रही हैं। वहीं पर आम आदमी पार्टी, शुरुआत में तो अरविंद केजरीवाल बहुत जोश खरोश के साथ आगे बढ़े, लेकिन अंत आते आते वह चुनाव से गायब हो गए। पिछले 4 दिनों में आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई नाम नहीं ले रहा था और अरविंद केजरीवाल कहीं पर प्रचार करने भी नहीं निकल रहे थे। एक दौर पे अरविंद केजरीवाल यह कहते हुए पाए गए कि मेरे बिना यहां सरकार नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अरविंद केजरीवाल जो है वो समय से पहले ही इन चुनावों से गायब हो गए और इस बार लग रहा है एक सीट भी यहां पर उनको नहीं मिलने वाली है। तो बीजेपी के खिलाफ किसान, पहलवान, जाट मूवमेंट, ये सब तो एक प्रमुख कारण थे ही यहां पर इनके हारने के, लेकिन उसके अलावा यह भी कुछ और कारण थे जिसकी वजह से बीजेपी ने यहां पर चुनाव हारा है। देखते हैं बाकी नतीजे 8 तारीख को आएंगे, क्योंकि अभी तो ये सारे अनुमान ही यहां पर लगाए गए हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक याद अपने दोस्त सुधांशु को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।